तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, एक रिलेशन ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों हो, उसने कहा अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब तक के जितने भी एग्जांपल आए हैं जिनमें ना तीनों रिलेशन होल्ड कर रहे थे वो क्या कहलाएंगे, हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगे। अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर 13वां था। क्वेश्चन नंबर 13वें में हमने देखा था कि क्या था, एक रिलेशन आर था, किस पे था, P1, P2 पे, है ना। ये रिलेटेड कब थे, जब P1 एंड P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना, तब P1 और P2 रिलेटेड थे। अब इसके ना ये तो हमने चेक कर लिया था कि ये तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अभी हमने एक चीज़ और निकालनी है। इसने कहा कि एक ट्रायंगल दे दी, इसने एक ट्रायंगल T दे दी, ठीक है, जिसकी कुछ साइड भी दे दी, राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया, साइड क्या दे दी उसने, 3, 4 और 5। और वो ये पूछ रहा है कि वो सारी पॉलीगन बताओ, एक्चुअल में वो सारे पॉलीगन बताओ जो इससे रिलेटेड होंगे। अब किसी ने टी से रिलेटेड होना है तो क्या होना पड़ेगा, उसके पास जितनी टी में साइड हैं उतनी ही साइड होनी चाहिए, है कि नहीं। टी में कितनी साइड हैं, 3। तो यानी कि जो टी से जितने भी रिलेटेड होंगे, एक्चुअली उसको इससे डिनोट करते हैं, क्लास ऑफ टी है ये एक किस्म से, यानी कि वो सारे P, T सच दैट P एंड T हैज सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड, ओके, ठीक है। P और T के पास सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए, यानी कि वो सारे P आएंगे जिसके पास कितनी साइड हों, 3 साइड हों, है ना। तो यानी कि वो P, T सच दैट P इज ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड, पॉलीगन ऑफ 3 साइड। एक्चुअली 3 साइड्स का जो पॉलीगन होता है वो कुछ नहीं, क्या होता है, एक ट्रायंगल ही होता है, यानी कि एक किस्म से सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ क्या है, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या है, सारी की सारी लाइन दे रखी। लाइन कौन सी होती हैं, ये प्लेन है हमारा, है ना। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कोई ऐसे भी हो सकती है, कोई ऐसे भी, कोई ऐसे भी, कोई ऐसे भी, जितनी भी लाइन इसमें बनाई जा सकती है ना, उन सारियाँ का सेट है कौन, एल, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है, और रिलेशन कैसे डिफाइन है, आर, कैसे डिफाइन है आर, L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो इसमें क्या दिक्कत थी, अब रिफ्लेक्सिव सोचना है तेरे को, ये है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए हमें, L1, L1 चाहिए एक किस्म से आर में। क्या L1, L1 आर में होगा, L1, L1 आर में होने के लिए क्या चाहिए, अब खुद के तो पैरेलल होगी ही ना, समझ रही है ना। तो L1 इज पैरेलल टू L2, सॉरी L1, ये तो ट्रू है ना, ये तो हमेशा, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, अगर लेट कर लेते हैं हम, अगर L1, L2, इसका मतलब क्या है, L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो सेम है ना कहना, L2 पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, मुझे तो यही नहीं समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब L2, L1 बिलोंगिंग टू R, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सिमेट्रिक वाला पार्ट। फिर ट्रांजिटिव वाला पार्ट, ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, L1, L2 बिलोंगिंग टू R एंड L2, L3 बिलोंगिंग टू R।
तो अब L1 L2 इसमें है तो इसका मतलब L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो हम कह सकते हैं ना L1 भी पैरेलल होगा किसके। अब इसका मतलब L1 L3 R में है, समझ में आ गया नहीं आया? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये क्वेश्चन? ये और बचा हुआ है कि ये पूछ रखा है? ओके, तो क्या पूछा है? Find the set of all lines parallel to the line y is equal to 2x plus 4. ओके, लाइन ये दे रखी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब वो सारी लाइन बतानी है एक्चुअली में जो इस लाइन के पैरेलल हों, है ना। ठीक है, अगर तुझे थोड़ा बहुत स्लोप वाला चैप्टर किया था क्या 10वीं +1 में? तो हमने 10वां 11वां चैप्टर अगर 10 स्लोप निकाला करते किसी लाइन का, इसी फॉर्म सुनी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो m क्या होया करता, स्लोप होया करता लाइन का। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी, दो लाइन पैरेलल तभी होती थी जब उनके स्लोप क्या हों, इक्वल हों। दो लाइन पैरेलल कब होती थी, जब उनके स्लोप इक्वल हों। तो एक्चुअल में जितनी भी लाइन इस टाइप की बनेंगे ना, y इज इक्वल टू 2x, m तो 2 होना चाहिए क्योंकि स्लोप इक्वल होने चाहिए, और प्लस c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये जितनी भी लाइन बनेंगी ना, ये इसके क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। अब वो स्लोप वाली अगर नहीं पढ़ी तो वो स्लोप वाली मैं एक बार सिखा दूंगा बाद में। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस c, ये वो सेट ऑफ लाइन आएगा जो इसके पैरेलल होंगे। अब अगर परपेंडिकुलर पूछ लेता इसी क्वेश्चन में तो फिर ये कह देता ना L1 L2 तब रिलेटेड होंगी जब वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एक एग्जाम्पल ऐसा उसको देखना, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। लेकिन अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो फिर L2 L1 के भी होगी, वो सिमेट्रिक होगा। और सिमिलरली वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 फिर L3 के परपेंडिकुलर है तो फिर ये दोनों तो पैरेलल होगी ना, ये परपेंडिकुलर नहीं हुई L1 और L3, तो वो नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ठीक है, इसमें सेट ऑफ लाइंस क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, ये था 14th क्वेश्चन। 15th करा और 16th क्यों नहीं हुआ, क्या क्वेश्चन है 16? आर बी द रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कैसे डिफाइन कर दिया, a इज इक्वल टू b माइनस 2, चूज द करेक्ट आंसर। अब इनमें से ये बताना कि कौन सा रिलेशन में है। ठीक है, कौन सा टपल यहाँ पे है। अब पहला चेक करना, जैसे 2,4, अब देखना ये यहाँ पे है क्या, यानी कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, तो 2 बराबर है क्या 4 माइनस 2 के, तो फिर ये तो आ गया ना आर में। सेम अगले के लिए चेक कर सकती है, समझ में आई बात है। यानी कि एक किस्म से b की वैल्यू रखती जा, a की वैल्यू आती जाएंगी। तो b की वैल्यू 8 रखेगी तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था, ये 3 दे रखा है, ये गलत है। अब जैसे ये 8 है, b की वैल्यू 8 रखेगी, 8 में 2 गया 6, a की वैल्यू 6 दे रखी तो ये भी आ जाएगा। अब ये 7 में तो 2 गई, 5 आना चाहिए था, वो है नहीं यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, c और a। लेकिन एक बात और है इसमें कि b जो है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 6 तय, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि b कम से कम यहाँ पे तो 4 है ना, तो आंसर क्या आएगा इसका, सिर्फ c आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां हमारा रहता था, 8वां और 9वां। अच्छा, कल मैंने मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई थी कि मॉडुलस का मीनिंग होता है नेगेटिव को जो पॉजिटिव कर दे, यानी कि मॉडुलस के अंदर वैसे तो अगर a माइनस बी देखें ना हम, ये बराबर ज़रूरी नहीं है b माइनस ए के हो, लेकिन अगर मॉडुलस ले देते हैं ना दोनों साइड, a माइनस बी बराबर होगा b माइनस ए के मोड के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव का इफेक्ट पड़ना था वो मॉडुलस की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो मॉडुलस का अभी तक यही ध्यान रख कि मॉडुलस का मीनिंग क्या है कि जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं एक बार। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 गिवन बाय, कैसे गिवन है, आर इज इक्वल टू a, b सच दैट a माइनस बी का मॉडुलस इज
इवन, यानी कि आर एक सेट यो दे दिया, वो ए बी इसमें आएंगे कि ए में से बी घटाएं और मॉडुलस ले तो एक इवन नंबर आ जाए। अब जैसे इसमें 1 1 आएगा क्या, यानी कि 1,1 कब आएगा, जब 1 - 1 का मॉडुलस लें और वो इवन आ जाए। 1 - 1 का मॉडुलस क्या आएगा, 0। तो 0 इवन होता है क्या, और इवन कौन से होते हैं, 0 भी होता है, 0 2 4 6 सारे ही होते हैं ये, तो वो इवन होता है, तो वो आ जाएगा इसमें, है कि नहीं। तो सिमिलरली जो बाकी हैं 2,2 भी आ जाएगा, वो भी 0 ही देगा, 3,3 भी, यानी कि रिफ्लेक्सिव वाले तो सारे आ जाएंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। फिर बात आएगी इसकी सिमेट्रिक की। ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब देख हम क्या लेके चलेंगे कि मान लेंगे सिमेट्रिक के लिए लेट ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर। तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो क्या है, इवन है। और ए माइनस बी का मॉडुलस किसके बराबर होगा, बी माइनस ए के। अभी मैंने बताया कि मॉडुलस इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये इवन होने का मतलब बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब क्या है, आर जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर इसके सिमेट्रिक के बारे में। अब बात आती है इसकी ट्रांजिटिव के बारे में, है ना। ट्रांजिटिव के केस में हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 8 ये। ओके, तो इसका मतलब ए बी आर में है, इसका मतलब ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन, और इसका मतलब बी माइनस सी का मॉडुलस इज। अब हमें चेक करना है कि ए माइनस सी का मॉडुलस इवन होगा कि नहीं। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, ए माइनस सी का मॉडुलस, ए माइनस सी को इवन प्रूफ करना ना, सेम चीज़ है, इसको ये प्रूफ कर देना। ए माइनस सी जो है ना वो 2 टाइम्स कुछ m आएगा, है ना, 2 का मल्टीपल आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर इवन हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस सी अगर 2m, m नेगेटिव पॉजिटिव कुछ आ जाए, मॉडुलस अपने आप देख लेगा उसको। अब देख ए माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब ए माइनस बी क्या है, इवन है, इसका मतलब कि ए माइनस बी जरूर 2 का मल्टीपल रहा होगा, m कुछ भी अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही बी माइनस सी भी इवन है, ये भी 2 का कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि इवन वही होते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं, पूरे पूरे ना डिवाइड हो जाते हैं, तो 2m1 2m2, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स m1 प्लस m2। इसको नाम दे दे एक पूरा m1 प्लस m2 को, जहाँ पे m क्या है, m1 प्लस m2। इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस सी 2 टाइम्स 2 का मल्टीपल है, तो फिर जो a माइनस सी का जो मॉडुलस होगा ना वो 2 टाइम्स मोड ऑफ m के इक्वल होगा, m का मॉडुलस के। इसका मतलब है ये क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, और इसका मतलब ए सी किस में चला गया, आर में चला गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया ये। ठीक है, और ये तीनों हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, हैंस इक्विवेलेंस भी हो गया ये। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस भी हो गया, समझ में आया ना। तो ये था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। 9वां क्वेश्चन देखा क्या है, और भी है इस क्वेश्चन में, क्या है, so that all element of कौन सा, तो फिर शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड हैं, एक दूसरे से। तो तुम्हें प्रूफ करना है, खुद प्रूफ कर लेना, ये 1 1 से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या, 1 1 से रिलेटेड होने का मतलब, यानी 1 1 से रिलेटेड, इसका मतलब 1,1 रिलेशन में है,
और 1,1 तो रिलेशन में आएगा ना, यही प्रूफ करना बस। 1,3 भी रिलेटेड है, इसका मतलब तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा 1,3 भी इसमें है। वो कब आएगा, जब 1 - 3 का मॉडुलस E1 आ जाए, जो कि आएगा ही। फिर 1,5 को भी प्रूफ करना, वो भी आएगा क्योंकि 4 आना है, E1 है वो। ऐसे ही फिर 3,5 को भी, 3,3 को भी, 5,5 को, यानी कि शो करना कि ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये प्रूफ करना कि जो 2, 4 वाले एलिमेंट है ना, वो भी एक दूसरे से रिलेटेड, यानी कि 2, 2 से भी, 4, 4 से भी रिलेटेड। का मतलब वो टपल 2,2, 2,4 रिलेटेड का मतलब 2,4 वाला टपल। लेकिन फिर ये प्रूफ करना कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। इससे कोई रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये है, अब ध्यान से देखो, 1 में से 2 घटाएगी, 1 का मॉडुलस -1 का मॉडुलस 1, 1 क्या E1 है, नहीं, तो इसका मतलब 1,2 इसमें नहीं आ सकता। तो बस तुम्हें यही प्रूफ करना है कि कोई भी 2 टपल ले लें इनमें से, वो कभी भी E1 नहीं देंगे, तो इसका मतलब वो इनसे रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8वां। ओके, अब 9वां क्वेश्चन देख क्या है। 9वां क्वेश्चन, एक्स एक इंटीजर है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है और 12 से छोटी है, तो गिवन बाय, अब कैसे दे दिया कि a, b सच दैट a - b का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ध्यान से देखा, अगर मैं a लूँगा, a तो क्या आएगा 0, 0 तो 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि 0 तो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है। तो इसको मैं चल लिख ही देता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार। तो रिलेशन ये डिफाइन है यहाँ पे, r = a, b सच दैट a - b का जो मॉडुलस है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसको ऐसे सोच सकती है, ये 4m टाइप का आ रहा है, m कोई इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा वैसे तो, ठीक है, 0 भी हो सकता है यूनियन विद 0, मतलब कि ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए a - b का मॉडुलस। जैसे वहाँ पे E1 था ना, यहाँ पे 4 का मल्टीपल E1 के लिए तो 2 टाइम्स होता है, ये 4 टाइम्स है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करना आसान है, क्योंकि a, AR में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि a - a ने क्या आना है 0, 0 को तो हम लिख सकते हैं ना 4 टाइम कुछ भी 0 ही लिख देंगे, है ना, तो मल्टीपल हो गया, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिक के केस में, सिमेट्रिक में बड़ा आसान है, अगर क्या a, b आ गया R में, तो इसका मतलब है कि a - b का जो मॉडुलस है ना, वो क्या है 4 टाइम्स कुछ m के इक्वल होगा। अगर ये 4 टाइम्स m के इक्वल है, तो b - a भी किसके इक्वल होगा, m के, ठीक है, ये भी किसके इक्वल होगा 4 टाइम्स m के। उसके बाद तो इसका मतलब ये b, a भी किस में आ गया, R में आ गया। इसका मतलब R क्या हो गया, सिमेट्रिक। फिर आएगी बारी ट्रांजिटिव की, उस केस में सिर्फ सेम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने पिछले में किया था, a - c को ऐसे लिख लेंगे, a - b प्लस b - c लिख सकते हैं ना, b जोड़ दिया और घटा दिया। अब ये a - b तो R में ऑलरेडी मान के चलेंगे ना, ट्रांजिटिव के केस में a b R में है और b c R में है, तो इसका मतलब a - b हो जाएगा कुछ 4 टाइम्स m1, ये हो जाएगा 4 टाइम्स m2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये इसका मॉडुलस जो लेंगे a - c का मॉडुलस, वो क्या आ जाएगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब a, c किस में है, रिलेशन में है, ठीक है, a, c किस में है, रिलेशन में। इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव, ठीक है, तो R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, एक रिलेशन और डिफाइन करो। सेकंड में कोई दूसरा R दे दिया, सेट तो वही है, R क्या दे दिया, a, b इसमें तभी आएंगे जब a और b क्या हों, बराबर हों। अब सोचना है इसमें एक किस्म से कौन से नंबर आएंगे, फिर तो इसमें सिर्फ इसी टाइप के आएंगे, a टाइप के आएंगे, है ना, सच दैट a कहाँ से आएगा, जो हमारा गिवन सेट है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि वो सारे आ जाएंगे 0 0 1 1 2 2 अप टू 12 12। अब ये क्या
रिफ्लेक्सिव होगा क्या, क्योंकि सारे खुद से तो रिलेटेड हो ही जाएंगे। क्या ये सिमेट्रिक होगा क्या, अगर ए बी आ रहा है तो उसका उल्टा भी तो आएगा, उल्टा क्या का मतलब तो वही है ना, एक किस्म से ए ही है, इसका उल्टा भी यही बनेगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव होगा क्या, ये ट्रांजिटिव क्यों, ट्रांजिटिव नहीं है तो तुम्हें ऐसे टप्पल बताने पड़ेंगे कि ए बी आ जाए कुछ और बी सी कोई आ जाए लेकिन ए सी ना आए। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये कंडीशन ही नहीं बनेगी, इसमें आ ही कौन से रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 है कि नहीं, बाकी कुछ आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है फिर, ट्रांजिटिव है, क्योंकि कंडीशन तो फेल होएगी ना, कभी वो बन ही नहीं रहे ए बी और बी सी, तो फिर ए सी चेक ही नहीं करना हमें, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही नहीं बनेगी कभी भी। समझ में आया नहीं, अगर लैंग्वेज में भी इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख देगी, ए बी आर में है और मान लिया बी सी भी आर में है, ए बी आर में है इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी सी आर में इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी, ये दोनों मिलके क्या कह देंगे, ए इक्वल टू सी। ए इक्वल टू सी आने का मतलब क्या हो गया, ए सी भी किस में है, आर में है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। अब ना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब रिलेशन के बारे में थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। ए क्या था, मान लिया कोई सेट था जैसे हमारा 1 2 3 है ना, इस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था, आर बोलना कोई भी रिलेशन, जैसे मान लिया 1 1 लिख लिया, 1 2 लिख लिया, 2 2 लिख लिया, 3 3 लिख लिया, और भी लिखना चाहे तो लिख सकती है, 3 2 लिख दिया, जो मर्जी करे, ये मैंने लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब पता क्या था, एक्चुअली रिलेशन क्या बताता है, ये मान लिया ये वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन के लिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, ये 1 2 3 था, एक क्रॉस एक ही ले लिया मैंने दोनों साइड, ए ये भी है। 1 1 जो टप्पल है ना, ये बताता है कि 1 किस पे चला गया, 1 पे। 1 2 क्या बताता है, 1 किस पे चला गया, 2 पे। 2 2 क्या बताता है, 2 किस पे चला गया, 2 पे। और 3 3 बताएगा 3 चला गया 3 पे, और 3 2 कहेगा कि 3 चला गया। तो ये है वेन डायग्राम, ये बताता है रिलेशन के बारे में। ठीक है, एक्चुअली हमने देखा था कि कोई भी सबसेट ले लो इसके, मतलब एक क्रॉस एक है तो वो सारे रिलेशन बना देते हैं, यानी कि एक को मैं 2 जगह भी भेज रहा हूँ, है ना, एक 2 जगह रिलेटेड है, ये भी 2 पे रिलेटेड है, ये भी 2 जगह रिलेटेड है, यानी कि कितनी भी जगह भेज सकता हूँ मैं, वो मेरी मर्जी है। तो एक्चुअल में ये है रिलेशन। अब रिलेशन की कुछ स्पेशल टाइप को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। उसमें हम ना कुछ कंडीशन लगा देंगे, ऐसे किसी को भी नहीं भेजेंगे इधर उधर। उसमें कंडीशन क्या होगी फंक्शन के केस में, फंक्शन के केस में ये 2 कंडीशन हो जाएंगी इस पर। जैसे कि मान लिया ये 1 2 3 ही था, 1 2 3 ही ले लिया। अब 1 को तो स्टार्टिंग में तो किसी पे भेज सकते हैं, मान लिया 1 पे भेज दिया, 1 को किस पे भेज दिया, 1 पे। लेकिन जब 1 1 पे चला गया ना, अब 1 दूसरी जगह नहीं जा सकता, यानी कि यहाँ से कोई एक एलिमेंट होगा ना जो लेफ्ट हैंड साइड का, वो एक जगह ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा एलिमेंट है, अब दूसरा किसी भी जगह जा सकता, दूसरा चाहे तो हम फिर से 1 पे भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पे भेज सकते थे, 3 पे भेज सकते थे। ये बात ध्यान रखने की है। इसका मतलब एक किस्म से हमने ये टप्पल लिख दिया 1 1 और 2 1। अब ये एक रिलेशन तो है ना अभी भी, अगर सिर्फ मैं ये 2 ही लेता तो ये एक रिलेशन तो था, बट ये अभी फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा इसको, एक्चुअल में ना तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई खाली बचना चाहिए, यानी कि सारे किसी न किसी से जाके जुड़ने चाहिए। और पहली बात, ये जो है वो किसी 2 जगह नहीं जाना चाहिए, ना ही ये लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी एलिमेंट 2 जगह नहीं जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में कोई खाली भी नहीं बचेगा। तो इसको किसी न किसी पे भेजना पड़ेगा। चलो 3 पे भेज दिया, तो यानी कि अब जो ये रिलेशन बना 3 3 और ऐड हो गया इसमें। एक्चुअल में है तो ये एक रिलेशन ही, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। क्या स्पेशल है इसमें, कि एक एलिमेंट 2 जगह नहीं जा रहा और ना ही कोई लेफ्ट हैंड साइड में खाली रह रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
फंक्शन, यानी कि एक स्पेशल टाइप के जो रिलेशन होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, हमारे फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं अब डेफिनेशन लिखूं तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखूं तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एफ इज ए रूल, एफ एक रूल है विच एसोसिएट जो जोड़ेगा, विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंट जुड़ेंगे उधर जाके, विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विद, किसके साथ जुड़ेगा, विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और एक चीज आएगी इसमें यूनिकली, इसका मतलब है यूनिकली का मतलब एक एलिमेंट एक ही जगह पे जाएगा, यूनिक जगह पे जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दो जगह चला जाए, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, फंक्शन की डेफिनेशन थी, समझ में आया, जो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंटों को जोड़ दे प्लस लेफ्ट हैंड साइड में कोई खाली ना बचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फिर करते हैं हम फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल, पूछता हूँ मैं तेरे से कि ये फंक्शन है कि नहीं है। जैसे कि डायग्राम से ही समझ लेते हैं पहले, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ मैं, ए बी सी डी, मान ले मैंने इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको भी यहाँ भेज दिया और यही रहने दिया। अब क्या ये फंक्शन है क्या, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक खाली एलिमेंट, क्योंकि 5 किसी से कनेक्ट नहीं हुआ तो ये अभी फंक्शन है। अगर मैं 5 को भी सपोज करूँ यहाँ पे भेज दिया तो क्या अब ये फंक्शन है क्या, है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए। अगर मैं ऐसा और कर दूँ तो अब फंक्शन है क्या, क्यों, क्योंकि सारे रिलेटेड है। और ये भी तो हो गया ना, 4 दो जगह चला गया यार, बी पे भी और सी पे भी, तो ये फंक्शन नहीं है। ये भी तो कंडीशन थी ना, पहली बात तो इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या थी, एक एलिमेंट दो जगह नहीं जाना चाहिए, एक एलिमेंट दो जगह नहीं जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है 2 एलिमेंट तो एक जगह बेशक से चले जाओ, लेकिन एक एलिमेंट 2 जगह नहीं जाना चाहिए। हमेशा इसको लेफ्ट हैंड को इस पर रख के देख सकते हैं ऐसे, कि ऐसे कभी नहीं रखा जाना चाहिए, यानी कि एक चीज़ कई सारी जगह नहीं जानी चाहिए। लेकिन ऐसा ये राइट हैंड साइड इस पर रखा जा सकता है ऐसे करके, कि कई सारी चीज़ मिलके एक जगह आ सकती हैं, समझ में आया ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, ये चीज़ तो ध्यान रह ही जाएगी कि इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, एक एलिमेंट 2 जगह पे नहीं जाना चाहिए, एक एलिमेंट 2 जगह पे जाना नहीं चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है फिलहाल। अगर मैं इसको हटा दूँ, किसी एक को हटा दूँ, मान लिया मैंने ये हटा दिया, अब ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 2 एलिमेंट किसी एक जगह जा रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं, एक 2 जगह नहीं जाना चाहिए, 2 एक जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। अब कोई और एग्जांपल लिखता हूँ, चलिए एक और। क्या फंक्शन है क्या अभी ये, कोई खाली नहीं है, और एक एलिमेंट एक ही जगह जा रहा है, 2 एक जगह जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पे 4 और डाल दूँ, 4 को F पे भेज दूँ, क्या अब फंक्शन है ये, है, क्योंकि सारे जा रहे हैं और सब एक ही जगह जा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने 4 को A पे भी भेज दिया ना, अब फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट 2 जगह चला गया। फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई ना क्या होती है, यानी कि एक ऐसा रूल जो सेट ए के हर एक एलिमेंट को जोड़े सेट बी के साथ
यूनिकली का मतलब कि एक एलिमेंट एक ही जगह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है। उसके बाद बात आती है किस फंक्शन की, 1 फंक्शन जो हम पढ़ेंगे। एक्चुअली +1 में अगर तो होती तो तुमसे यही चेक कराता कि बताओ फंक्शन है कि नहीं। अब वो फंक्शन तुम्हें देगा और ये पूछेगा कि बताओ 1 फंक्शन है कि नहीं। 1 फंक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि 1 यानी कि एक एलिमेंट एक जगह पे जाएगा, वो तो हमें पता ही है। ये कहता है कि 2 एलिमेंट एक जगह चले गए ना, तो फिर वो 1 नहीं है। यानी कि ये बताता है कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग जगह आपको भेजने पड़ेंगे। जाहिर से कि यहाँ पे तो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग जगह जा नहीं रहे। अगर इसको हटा दूँ तो मैं, ये फंक्शन है ना, अलग अलग जगह तो जा नहीं रहे, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, जैसे कि 1 2 3 E F G, 2 पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया। अब देख सब एलिमेंट अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो ये कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। समझ में आ, तो ये है 1 लेकिन अगर मैं यहाँ 4 और ऐड कर दूँ और फिर मैं 4 को किसी पे भेज दूँ G पे, क्या अब ये 1 है, नहीं, क्योंकि 2 एलिमेंट एक ही जगह चले गए, तो ये 1 फंक्शन होता है। समझ में आया ना 1 फंक्शन क्या होता है। फिर बारी आती है एक ऑन टू फंक्शन की। नाम से ही पता चल रहा, ऑन टू एक किस्म से भरा हुआ पूरा का पूरा। ऑन टू फंक्शन कहता है, वैसे फंक्शन के केस में ना इधर बेशक से खाली रह जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन है अभी भी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में खाली नहीं रहना चाहिए, इधर खाली रह सकता। ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जिन फंक्शन में राइट हैंड साइड में भी कोई एलिमेंट खाली ना बचे, तो वो फंक्शन कहलाते हैं ऑन टू। जैसे ये फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि ई खाली बचा हुआ है। लेकिन अगर मैं कोई और एलिमेंट यहाँ ऐड करके 5 और इसको यहाँ पे भेज दूँ, तो अब ये क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, ठीक है। और अभी ये 1 नहीं था क्योंकि 2 एलिमेंट एक जगह जा रहे हैं फ़िलहाल। और 1 समझ में आ गया ना। 1 कहता है डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट जगह पे जाएंगे। ऑन टू कहता है राइट हैंड साइड में खाली नहीं बचेगा। और फंक्शन क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई खाली नहीं बचेगा और एक एलिमेंट 2 जगह नहीं जा सकता। तो ये था अबाउट 1 ऑन टू फंक्शन के बारे में। ओके, ये तो थे डायग्राम से हम देख रहे थे कि कोई फंक्शन 1 है कि नहीं है। लेकिन हमेशा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना फंक्शन का हम डायग्राम बना पाए। फंक्शन की इक्वेशन तो ऐसे भी आएंगे, f(x) = जैसे x + 2 आ गई। अब जैसे मान लिया इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये 1 है कि नहीं है, 1 चेक करना है सिर्फ। अब 1 चेक करना है और ये किस पे है, f। ये भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी अब इन केसेज में कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक गिवन है। मतलब कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को बोल लेंगे डोमेन, ठीक है, और राइट हैंड साइड को बोलेंगे कोडोमेन। और राइट हैंड साइड में ना 2 चीज़ें हैं, एक तो कोडोमेन और एक जिस पे एलिमेंट चले गए ना वो आएगी हमारी रेंज। जैसे कि देखिए एग्जांपल, जैसे वो यहाँ पे 1 2 3 ले लिया, यहाँ पे 4 5 6 7 ले लिया, ये और ये मैंने ऐसे भेज दिए। तो इसकी डोमेन तो क्या 1 2 3, कोडोमेन 4 5 6 7, और इसकी रेंज पूछे तो सिर्फ 5 और 6, जहाँ जहाँ पे एलिमेंट जाएंगे। तो ये क्या है हमारी रेंज, ठीक है। रेंज और कोडोमेन में फ़र्क समझ में आया ना। कोडोमेन में तो जितने भी राइट हैंड साइड में है सारे आएंगे, रेंज में जहाँ जहाँ पे फंक्शन गया वही आएंगे। अब जैसे ऑन टू फंक्शन के बारे में देख, ऑन टू में क्या होता है, राइट हैंड साइड में कोई खाली नहीं बचता, तो एक्चुअल में उस केस में जो रेंज होती है ना वो किसके बराबर हो जाती है, कोडोमेन के, ठीक है। रेंज किसके बराबर हो जाती है, कोडोमेन के। अब मैं लिख रहा हूँ कि हाउ टू चेक f इज 1 और नॉट। कैसे चेक करें कि f 1 है कि नहीं है, 1 और नॉट। तो सबसे पहला काम होगा कि लेट कर लेना है x1 और x2 किस में बिलोंग करते हैं, डोमेन में। जैसे हमारे केस में डोमेन क्या है, r। मैं ये वाला फंक्शन लेके चल रहा हूँ f(r2) r और f(x) = x + 2, ठीक है, f(x) = x + 2। तो हम इन क्वेश्चंस में बेसिकली करेंगे क्या, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे f(x1) = f(x2) और हमारा एम रहेगा, आवर एम इज टू शो
आवर एम इज टू सो कि x1 किसके इक्वल आ जाए, x2 के इक्वल आ जाए, x1 किसके इक्वल आ जाए, x2 के। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम ये प्रूव कर दें कि x1 x2 के इक्वल है, तो देन f क्या हो जाएगा, फिर 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा कर दिया तो, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर वो 1 1 नहीं होगा। अच्छा, 1 1 ना प्रूफ करने के लिए ना तुम एक काम और कर सकते हो, नोट 1 1 के लिए क्या कर सकते हो, ट्राई टू फाइंड 2 एलिमेंट इन डोमेन, 2 एलिमेंट डोमेन में निकालो, सच दैट देयर इमेज इज सेम। इमेज क्या होती है एक्चुअल में, जो हमें मिलते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये 5 और 6 है ना, ये क्या है, हमारी इमेज। और जो ये लेफ्ट हैंड साइड में खड़ी होती है ना, ये क्या है, प्री इमेज। ठीक है, प्री इमेज और इमेज। यानी कि अगर हमें ये प्रूफ करना ना कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, डोमेन साइड में 2 ऐसे एलिमेंट लेके आ जाओ जो एक ही जगह जा रहे हों, तो वो फिर क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। समझ में आई ना बात। तो 1 1 प्रूफ करना है तो यहाँ से स्टार्ट करो, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और शो कर दो x1 इज इक्वल टू x2। और ये प्रूफ करना कि 1 1 नहीं है, तो कम से कम 2 ऐसे एलिमेंट ढूंढ दो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक ही जगह चले जाएं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नोट 1 1। अब जैसे इसको हम प्रूफ करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है ना हमारा, ये 1 1 है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे केस में हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है x प्लस 2। तो ये x1 पे लगेगा तो क्या दे देगा, x1 प्लस 2। x2 पे क्या दे देगा, x2 प्लस 2। इसका मतलब है क्या, x1 इज इक्वल टू किसके आ गया, x2 के 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये फंक्शन है हमारा f कैसा है, 1 1 फंक्शन है। समझ में आई बात। इसकी जगह एक और फंक्शन लेते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये फंक्शन भी कहाँ से कहाँ है, आर से आर पे है। ठीक है, आर से आर पे है। अब देखो इसको चेक करते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 क्या आएगा, ठीक है, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब जो x1 का स्क्वायर है इसको ये x2 के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि x1 जो है ना अंडर रूट x2 के स्क्वायर के बराबर है, लेकिन प्लस माइनस ये अंडर रूट x2 का स्क्वायर करेंगे तो भी x2 स्क्वायर ही आएगा, माइनस वाले का करेंगे तो भी यही आएगा। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में x1 ना बराबर आ गया प्लस माइनस x2 के। इसका मतलब x1 या तो x2 है या फिर x1 माइनस x2 है एक्चुअल में। यानी कि अगर कोई एलिमेंट x1 के बराबर x2 ले लें या x1 के बराबर माइनस x2 ले लें, तो उस केस में जो हमारा है ये ना f ऑफ x1 और f ऑफ x2 वो क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ से एक्चुअल में हम चाहते तो क्या थे, सिर्फ क्या आना चाहिए था, x1 इज इक्वल टू x2, लेकिन आया नहीं, साथ में कुछ और भी आ गया। तो इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है। लेकिन हमें क्या देना पड़ेगा, अब एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हमें ऐसे x1 x2 बताने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जिनकी इमेज क्या आए, सेम आए। जैसे तुम मुझे बता सकते हो कि f ऑफ 1 क्या आएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू इस फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले में f ऑफ 1 क्या आएगा, x की जगह पे क्या रख देगी 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। f ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो देख दो एलिमेंट मिल गए ना जो कहाँ पे जा रहे हैं, एक ही जगह पे जा रहे हैं। इसका यानी कि अगर फिगर बनाएंगे ना ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे। यहाँ पे मान लिया 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ध्यान से देख 0 किस पे जाएगा, 0 के स्क्वायर पे, 0 पे। 1 किस पे जाएगा,
1 पे, 2 किस पे जाएगा 4 पे, और -1 किस पे जाएगा और 2 ऐसे। अब ध्यान से देखिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर इसी को साथ में ये भी चेक करना होता कि ये ऑन टू है कि नहीं, अब ध्यान से देखो ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए राइट हैंड साइड में कोई भी चीज़ खाली नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान से देखो माइनस वाले तो किसी से कनेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिसका भी स्क्वायर लेंगे वो क्या आएगा प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि ये ऑन टू भी नहीं है और ये 1 1 भी नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि फंक्शंस 1 1 हैं कि नहीं है। और ऑन टू कैसे चेक करेंगे वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आज ये जो पिछली एक्सरसाइज बची हुई इसने कंप्लीट करो, और ये 1 1 ऑन टू का थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो गया कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। एक बार फिर से रिकॉल करो तो फंक्शन के लिए 2 कंडीशन चाहिए होती है। फंक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई खाली ना हो और प्लस एक एलिमेंट 2 जगह नहीं जाना चाहिए। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन थी। फिर 1 1 फंक्शन क्या कहता है, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग जाने चाहिए। फिर ऑन टू क्या कहता है, राइट हैंड साइड में कोई खाली ना बचना चाहिए, ठीक है। और एक बात और, जो 1 1 फंक्शन है ना 1 1, उसको हम कई बार क्या बोल देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो ऑन टू फंक्शन है उसको क्या बोल देते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो, उसको क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव। तो समझो है ना, 1 1 का मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब सरजेक्टिव, 1 1 ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव। तो वो कई बार हो सकता है पूछ ले कि बताओ कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं, बाइजेक्टिव चेक करो। बाइजेक्टिव कह दिया तो मतलब 1 1 ऑन टू दोनों चेक कर दिया। कई बार बोल देगा सरजेक्शन या सरजेक्टिव चेक करो, तो फिर ऑन टू चेक करना है। और इंजेक्शन बोल दे तो या इंजेक्टिव बोल दे तो 1 1 चेक कर। तो ये था 1 1 ऑन टू के बारे में। तो बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।